Hello everyone, how are you all? So, answer me one question. When you look at the sky, what do you see? Do you see the colors? Do you see the sun? At the night, you see the stars, right? And sometimes एक टूटता तारा भी दिखता है, तो हम शाहरुख खान की तरह एक विश भी मांग लेते हैं, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं बट होते होंगे, है ना? जैसे कि डांसिंग लाइट के बारे में सुना होगा आपने, अरोराज के बारे में, व्हाट आर द डांसिंग लाइट्स। तो आज क्या करेंगे, आज स्काई को अंडरस्टैंड करेंगे। अगली बार जब आसमान की तरफ देखो तो हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आसमान का कलर ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है। सनसेट एंड सनराइज के टाइम पे ये इस तरीके से रेडिश क्यों हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे पिकासो ने आके पेंटिंग कर दिया हो, है ना? बट हर एक चीज़ ब्लू है, पर क्लाउड्स का कलर वाइट क्यों है? वाई नॉट क्लाउड्स आर इन डिफरेंट कलर्स? वेरी ट्रू। ओनली जब सन सेट या सनराइज होता है तभी क्लाउड्स के अंदर जब वो लाइट जाती है तो हमको इस तरह का लगता है जैसे क्लाउड्स में आग लग गई हो, है ना? तो आज हम स्काई को समझेंगे। एंड बाई स्काई आई जस्ट से कि आज हम एटमॉस्फेयर को समझेंगे। एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू लुक एट द स्काई, यू मस्ट नो कि इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म। ताकि अगर कोई आपसे पूछ भी ले कि अच्छा यार ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों होता है, सो यू हैव द आंसर, यू विल ऑलवेज हैव द आंसर। तो हम क्या क्या बात करेंगे, सबसे पहले तो बोलते किसको हैं, स्काई है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, किस तरीके से एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट लेयरिंग है, लेयरिंग ऑफ एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे एक कोई लेयर नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है। उसके बाद शूटिंग स्टार क्या होता है, जिसको हमने बोला था शाहरुख खान का टूटता तारा, विश मांगना है, इधर विश नहीं मांगी जाएगी, इधर सिर्फ समझा जाएगा। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मीटियोर, मीटियोराइट एंड द मीटियोराइट क्या होता है, एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन क्या है, इज़ देयर ओनली वन गैस और आर देयर एनी मल्टीपल गैसेस, ठीक है? और हम सिर्फ ऑक्सीजन ही ब्रीथ क्यों करते हैं, इतनी सारी गैसेज है, क्या वो भी हम ब्रीथ करते हैं? व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रीथ देम? स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट कैसे हो रही है, ये हमको आंसर देगी। स्काई कैसे ब्लू है, सनसेट सनराइज रेड क्यों है और क्लाउड्स वाइट क्यों है। इसके बाद में हीट बजट क्या होता है, एटमॉस्फेयर कैसे अपना जो हीट है, अपना जो मेंटेन करके रखता है कि इतना परसेंटेज मैंने सन से लिया है, क्योंकि हमारा प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन। अगर सन नहीं है तो देयर इज़ नो एनर्जी। तो सन से भाई मैंने इतना उधार लिया है और इतना मेरे को रिटर्न करना है, तो ये इनका चलता रहता है, ठीक है? लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस बीच में आती है, मीडिएटर हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं, ये हीट बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती है। बोलती है कि चल तूने ले तो इससे 100 रुपये लिए, पर मैं तुझे देने सिर्फ 90 रुपये दूंगा, 10 रुपये मैं अपने पास रखूँगा एज अ कमीशन। ये जो कमीशन खा रही है 10 रुपये सोलर इंसोलेशन, ये सबसे बड़ा नुकसान कर रही है। इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसी की वजह से क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो इसी की वजह से हीट बैलेंस जो है वो भी गड़बड़ा रहा है। देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस ऐसा क्या लोचा कर रही है। उसके बाद में क्लाउड्स कैसे बनते हैं, है ना? सबसे बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्लाउड्स बनते कैसे हैं। सबको पता है कि इवोपरेशन होता है और उस भाप ऊपर उठती है तो कंडेंसेशन होता है, क्लाउड बनते हैं। बट व्हाट हैपन्ड इन दैट कंडेंसेशन, हो क्या रहा है उस कंडेंसेशन में, और डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स क्या हैं, ठीक है? हायर एल्टीट्यूड पे, लोअर एल्टीट्यूड पे, मिडिल एल्टीट्यूड पे किस तरह के डिफरेंट क्लाउड्स बनते हैं। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल फीचर ऑन द अर्थ, अरोराज क्या होते हैं, द डांसिंग लाइट विच आई विश टू गो सम डे, आई हैवंट गॉन, आई जस्ट होप कि बिफोर आई डाई आई गो टू सी द डांसिंग लाइट्स ऑन अर्थ। सो ओके, स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्काई क्या है। तो एक बार ये चैप्टर स्काई स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा खिड़की में से या जहाँ पे भी हो, एक बार गर्दन निकाल के अपने आसपास के आसमान को देखो, कैसा दिखाई दे रहा है। इज़ इट डे, इज़ इट नाइट, इज़ इट लाइक सनसेट सनराइज, और इट इज़ दी आफ्टरनून थिंग। वॉट एवर इट इज़, यू विल हैव आंसर ऑफ एवरीथिंग यू सी इन द स्काई। अगर किसी भी चीज़ का आंसर ना मिले तो कॉमेंट सेक्शन में लिखना, एक और वीडियो बना देंगे आपके लिए कि जिसके अंदर आपको वो आंसर मिल जाएगा, और वी विल गिव यू सेपरेटली दी आंसर। ओके, सो सबसे पहले तो स्काई क्या है, एवरीथिंग विच इज सराउंडेड यू, एवरीथिंग, नॉट द फिजिकल थिंग, बट जो हवा आपको सराउंड करती है, दैट एटमॉस्फेयर, दैट आउटर स्पेस, एवरीथिंग दैट लाइज अबाउ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, स्काई कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी में बात करें
तो जो अर्थ के चारों ओर एक ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर का, अर्थ के चारों ओर हवा का एक ब्लैंकेट है, इस एब्स्ट्रैक्ट स्फीयर को, ये जो कॉन्सेंट्रिक टू अर्थ होता है, इस पर डिफरेंट लेयर्स होती हैं और इसको हम बोलते हैं कि ये स्काई है, ठीक है। इस तरीके से यू सी डिफरेंट फीचर्स, समटाइम्स यू सी, समटाइम्स यू डोंट सी, यू सी ओनली द क्लाउड्स बट यू डोंट सी द स्कैटरिंग, यू डोंट सी द एब्जॉर्प्शन ऑफ द शॉर्ट वेव रेडिएशंस, यू डोंट सी द इंफ्रारेड रेडिएशंस, यू डोंट सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि वो हमारी आइज़ के लिए विजिबल नहीं होती है। अच्छा, आइज़ की विजिबिलिटी की बात करें तो हमको कोई चीज़ दिखाई क्यों देती है, वाई डू यू सी समथिंग। देखो क्या होता है कि जैसे ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है, एक बार लाइट बंद करना रूम की एंड यू विल सी नथिंग, तो फिर अपने मोबाइल का टॉर्च जलाओ और उसको किसी एक चीज़ पे फोकस करो, अपने आसपास कोई भी चीज़ है उस पर फोकस करो एंड यू विल सी ओनली दैट थिंग। तो व्हाट हैज़ हैपेंड नाउ, आई आर सीइंग दिस, जब लाइट आई तो हमको ये चीज़ क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे जब रेटिना पे गिरती है तब हमको कोई चीज़ दिखाई देती है, ऐसे नहीं दिखती है। तो जो रिफ्लेक्शन से लाइट आपको दिखी है वो आपको वैसा कलर दिखाई देता है। जैसे आपकी अगर ग्रीन कलर की वॉल है तो व्हाट इज़ हैपनिंग कि वो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंख पे आ रहा है, इसलिए आपको वो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। वॉट एवर इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड टू योर आई, इट इज़ योर कलर ऑफ द थिंग, इट इज़ द कलर ऑफ योर मटीरियल। तो हमको डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। नाउ दिस इज़ हाउ वी सी थिंग्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें ना तो ऐसे आप लेयरिंग पे जाओगे, अगर आप प्लेन में भी गए हो तो आपको कभी इस तरीके से लेयरिंग दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये इंटरमिक्स्ड लेयरिंग है। लेकिन बेस्ड ऑन द एटमॉस्फेयर, बेस्ड ऑन दी प्रेशर, बेस्ड ऑन दी उसका डेंसिटी कितना है, इन सारी चीज़ों पे, टेम्परेचर कितना है, इन सारी बातों पे डिपेंड होकर एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइड करा जाता है। सबसे नीचे की जो लेयर जिसके अंदर हम ब्रीथ करते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। जितनी भी क्लाउड फॉर्मेशन हो गई, जितनी भी स्कैटरिंग हो गई है, जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो गई है, सारी एक्टिविटी मतलब हमारी जो लाइफ है वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर कंस्ट्रेंड है। सब कुछ हमको यहीं से दिखाई देता है ट्रोपोस्फेयर के अंदर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के अंदर बड़ा सिंपल एक रूल चलता है लेप्स रेट का। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप हाई इन एल्टीट्यूड जाते हो, आप ऊंचाई में ऊपर की तरफ जाओगे, वैसे वैसे तापमान जो है वो कम होने लग जाएगा। क्या रीज़न है, क्या हुआ, तापमान कैसे कम हो गया? देखो क्या होता है, जब आप अर्थ के बहुत पास में रहते हो तो अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। नाउ यू माइट फील कि हवा में तो क्या भार है, हवा में तो कोई वेट नहीं है, बट एक्चुअली हवा में भी वेट होता है, ओके। जैसे अगर आप देखो तो बलून जो होता है ना हीलियम वाला, उसको कभी आपके पास अगर बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट हो तो उसको डाल के देखना, वो आपको मेजरमेंट देगा, उसमें एक हवा का बोझ होगा। तो इसको आप वैसे भी कर सकते हो कि एक बिना फुले हुए बलून को और एक फुले हुए बलून को कंपेयर करके देखना, देन यू विल सी द एयर हैज़ अ वेट। तो जब इतनी बड़ी लेयर अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर की है तो जाहिर सी बात है इसमें वेट तो होगा ही, और हर एक चीज़ जिसमें वेट होता है वो प्रेशर एक्सट्रैक्ट करती है। और ये एटमॉस्फेयर गायब क्यों नहीं हो रहा, ये एटमॉस्फेयर स्पेस में क्यों नहीं चला गया? क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको खींच के रखता है। जैसे हमारे पाँव ज़मीन से बंधे हुए रहते हैं, वैसे ही हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को खींच के बिल्कुल स्पेयर शेप में अपने पास रखता है। अब क्या होता है कि इस हवा के अंदर है वेट, अब ये वेट इस अर्थ पे ये एक्सट्रैक्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं हम। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, हवा थिन होती जाएगी, हवा पतली होती जाएगी, हवा की जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी। इसी डेंसिटी के कम होने में टेम्परेचर जो है वो भी फॉल होता है। क्योंकि देखो एटमॉस्फेयर कैसे गर्म होता है, जो इंफ्रारेड निकलती है जब सन जो है, देखो जितनी हॉट बॉडी होगी ना, जितनी हॉट मतलब जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतनी ही इसमें शॉर्ट वेव रेडिएशंस निकलती हैं। तो सन जो है वो शॉर्ट वेव रेडिएशंस भेजता है अर्थ की तरफ। ये शॉर्ट वेव रेडिएशन से अर्थ जो है वो होती है गर्म। जब ये हीटेड होगी तो ये एक हॉट बॉडी बन जाएगी। तो अब यह क्या करेगी, ये भी इमिट करेगी। तो पर ये जो इमिट करती है ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस को इमिट करती है। ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस होते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये इंफ्रावेव रेडिएशंस जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये हीटअप करते हैं किसी भी चीज़ को। हमको जो गर्मी महसूस होती है, या फिर आप देखोगे कि अर्थ के आसपास की जो लेयर है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत रहता है, और ये टेम्परेचर आपको
अर्थ में डिफरेंट तरीके से, जैसे कन्वेक्शन की तरफ से, एडवेक्शन की तरफ से, कॉन्टैक्ट कूलिंग की वजह से, कॉन्टैक्ट हीटिंग की वजह से, इन सब की वजह से आसपास का जो हमारा एटमॉस्फेयर है, आसपास की जो हमारी एयर है वो गर्म होती है। अब जैसे जैसे आप इस गर्म सरफेस से, जो कि क्या है हमारी अर्थ, इससे आप जितना दूर जाते जाओगे उतना क्या होगा, हीटिंग कम होती जाएगी। सिंपल एग्जांपल समझो, एक आग की भट्टी के पास बैठे हो आप, सर्दी लग रही है, तो हम क्या करते हैं, जितना पास में हो सकते हैं आग के पास चले जाते हैं, और जितना आप दूर रहोगे उतनी आपको कम ताप लगेगी, उतनी आपको कम गर्मी लगेगी। बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म इधर होता है। जितना अर्थ के पास में हवा होगी उतनी ज़्यादा गर्म होगी, जितनी दूर जाती जाएगी उतनी कम होती जाएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर, मतलब हाई इन एल्टीट्यूड जाते हो, ऊंचाई में ज़्यादा जितना जाते हो, तापमान उतना ही कम होता जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी उतना ही कम होता जाता है। इसीलिए माउंट एवरेस्ट पे जो लोग क्लाइंब करते हैं उनको हमेशा एक ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उतनी ऊंचाई पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। और दूसरा, उनको एल्टीट्यूड सिकनेस भी होती है, कि आपकी बॉडी, जैसे लेह लद्दाख भी आप जाते हो तो आपको वहाँ पे बोलते हैं कि आप एक दिन एडजस्ट करो, बॉडी को एक दिन एडजस्ट होने दो, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पे है। इतने हाई एल्टीट्यूड पे सडनली प्लेन से गई हुई आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं हो पाती है, तो आपको माउंटेन सिकनेस हो जाती है। इसीलिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, वेट करते हैं कि लेट आवर बॉडी एडजस्ट, लेट द टेम्परेचर मेंटेन। जब हमारी बॉडी एडजस्ट हो जाती है तो फिर हम ट्रैकिंग पे जाते हैं और घूमने के लिए जाते हैं। और इसीलिए हमेशा समर में कहाँ पे जाते हैं, पहाड़ों पे चलो यार, अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ पे तापमान कम है ना। तो वहाँ पे क्या है, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पे है, ऊंचाई पे है पहाड़, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर की थिनिंग अभी तो बहुत ज़्यादा थिनिंग नहीं हुई है, बट स्टिल यू कैन सी द इम्पैक्ट कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है। आर वी क्लियर ऑन दैट? तो इसी वजह से ट्रोपोस्फेयर के अंदर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान के अंदर कमी आती जाती है। ओके, फिर आ गए हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आती है हमारी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करती है, जो हमारी अल्ट्रावायलेट वेव्स आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, सन पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को भेजता है। इसका कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि मैं इसी पर्टिकुलर को भेजूंगा क्या, ये पूरा इस लाइट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। इसके अंदर एक पोर्शन होता है यूवी लाइट का। ये यूवी लाइट भी 2-3 तरह की होती है, ए, बी और सी। तो ये ओजोन क्या करता है, इस यूवी लाइट जो बहुत डेंजरस है, जो कार्सिनोजेनिक है, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, और अगर यहाँ पे ओजोन लेयर का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता तो शायद अर्थ पे लाइफ की इस तरीके का इवोल्यूशन एंड सर्वाइवेबिलिटी नहीं होता, क्योंकि ये बहुत हानिकारक होती है। तो ओजोन लेयर इस यूवी रेव को रोक देता है। नाउ इसी ओजोन लेयर की वजह से और इसी यूवी वेव के एब्जॉर्प्शन की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो है वो तापमान फिर से बढ़ गया है। देखो टेम्परेचर यहाँ पे क्या था, लगभग -60 के आसपास पहुँच गया था, -40, -60, -80 पहुँच गया था, डिपेंडिंग कि वो इक्वेटर पे है या पोल पे है। उसके बाद आपको स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, 0 डिग्री के आसपास पहुँच गया, विच इज़ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। क्यों हो रहा है, क्योंकि यूवी रेज यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है। फिर आता है हमारा मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के अंदर फिर से टेम्परेचर थिन, एटमॉस्फेयर थिन है, टेम्परेचर फॉल होगा, फिर से टेम्परेचर फॉल होगा, बट इस बार आप देखो कि यहाँ पे 0 से स्टार्ट करके दिस इज रीचिंग टू -80, -90 के आसपास पहुँचता है। देन वी हैव द थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के अंदर हमारा आयोनोस्फेयर भी होता है। ये आयोनोस्फेयर यहाँ पे क्या होता है कि दिस इज़ जो हमारी रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती है ना, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन चलता है, वो इसके अंदर होता है। सो दिस इज़ लाइक द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर है। सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर है, जिसके अंदर हम रहते हैं, सांस लेते हैं, क्लाउड्स को देखते हैं, और उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जैसे प्लेन्स, अगर आप कभी प्लेन से गए हो तो आप देखोगे कि प्लेन ऊपर 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 क्रॉस करेगा, फिर एक लाइन पे आके इस तरीके से स्टैटिक हो जाता है ना। तो क्या करता है, कमर्शियल जेट यहाँ तक जाता है, तो ये क्या करता है, अब फिर आपको लगेगा कि सारे बादल नीचे रह गए। कभी कभी अगर बहुत बड़े क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं तो उनमें से प्लेन गुजरता भी है, तो ये क्या करता है, ऊपर चला जाता है ताकि इंटरफेरेंस ना हो, ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, इसको ज़्यादा हवा का बहुत ज़्यादा फ्लो ना हो। ठीक है, तो दिस इज़ अवर थर्मोस्फेयर। अच्छा, थर्मोस्फेयर के अंदर एक चीज़ होती है, वो होती है बर्निंग ऑफ मीटियोर्स की। मीटियोर्स क्या होते हैं, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। इस तरीके से आपने देखा होगा कि शूटिंग स्टार जिसको हम बोलते हैं, कि टूटता तारा, एकदम एक स्ट्रीक से लाइट दिखेगी फॉर ए सेकेंड। तो ये होते क्या है मीटियोर्स? मीटियोर्स जो हैं वो एक पार्ट होता है, इसको देखो डिफरेंट हमारे, जब हमारा
सोलर सिस्टम पूरा फॉर्म हो रहा था, तो पहले सन बना, फिर जो टूटे हुए बचे हुए टुकड़े थे उनको सब कंसोलिडेट होके हमारे प्लैनेट्स बने। प्लैनेट्स में भी हमारे 2 टाइप हो गए, सॉलिड प्लैनेट एंड द गैसियस प्लैनेट, जैसे कि हमारा मार्स, विनस, अर्थ और मरकरी। हाँ, ये 4 हो गए ना, ये 4 हमारे सॉलिड हो गए कि ये 4 सॉलिड हैं। सॉलिड का मतलब क्या हुआ कि इनमें सॉलिड ज़मीन है जैसे कि हमारी अर्थ की है। इसके अलावा जो बाहर वाले हो गए, जुपिटर हो गया, नेपच्यून हो गया, सैटर्न हो गया, ये सारे गैसियस हैं, ये गैस के बहुत बड़े गोले हैं, एक्सट्रीमली बिग, पता नहीं कितनी अर्थ आ जाए उसमें, इतने बड़े गोले हैं ये। नाउ व्हाट हैपेंड कि इन्हीं बीच में कुछ टुकड़े बच गए। ऐसे समझो कि जैसे आप घर बना रहे थे, तो घर आपने बना लिया, लेकिन क्या हुआ कि कुछ हल्का फुल्का कचरा बच जाता है, तो आप क्या करते हो, उस कचरे को कहीं पे डाल देते हो। तो सन ने भी क्या करा, उस कचरे को डाल दिया। ये जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ठीक है, ये एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, जुपिटर और मार्स के बीच में एक इस तरीका सा लेयरिंग है जिसमें ये ऑर्बिट के अंदर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ये घूमते घूमते कभी कभी अपना रास्ता भटक जाते हैं, या कोई एडवेंचरस एस्ट्रॉइड है कि बस आई एम डन विद ऑर्बिटिंग द सन, आई वांट टू एक्सप्लोर द स्पेस, तो वो क्या करता है, निकल जाता है स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए। अब ये भाई साहब तो निकल गए, पर इनको पता नहीं है रास्ता कहाँ पे है, तो ये क्या करे, खो जाएंगे, क्योंकि स्पेस के अंदर डायरेक्शन नहीं है, गूगल नहीं चलता है, तो ये एस्ट्रॉइड खो गया, इसको पता नहीं है। तो क्या करेगा, अभी ये जो भी प्लेनेट के आसपास जाएगा, प्लेनेट का है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस भी प्लेनेट के आसपास जाएगा वो प्लेनेट इसको खींच लेगा। ऐसे समझो पहला फुसला के उसको अपने पास बुला लिया। अब ये एस्ट्रॉइड तो रास्ता खो गया, इसको पता नहीं है, और इसने बहला फुसला के इसको पता नहीं चला, क्योंकि पूरी ज़िंदगी बेचारा अपनी ऑर्बिट में रहा, अभी इसे समझ नहीं आ रहा, तो ही इज़ लाइक कि चलो ठीक है। अब ये इन्फ्लुएंस होके क्या करेगा कि मैं, चलो ये अर्थ लुक्स गुड, ये मेरे को बुला भी रही है, तो मैं चला जाता हूँ। अब जैसे ही ये जाएगा तो ये क्या करेगा, बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। एस्ट्रॉइड प्लस मीटेरोइड्स भी होते हैं, इसी जिस तरीके से एस्ट्रॉइड्स होते हैं उसी तरीके से मीटेरोइड्स भी होते हैं, जो फ्रेगमेंट्स होते हैं। एक तो एस्ट्रॉइड हो गया और एक मीटेरोइड होता है। मीटेरोइड क्या होता है कि जैसे कॉमेट निकला तो उसके कुछ बचे हुए फ्रेगमेंट्स हो गए, या एस्ट्रॉइड की तरह से कोई, अगर एस्ट्रॉइड के, कॉमेट के, प्लेनेट के कुछ टूटे हुए मटीरियल्स हो गए हैं जो स्पेस में ऐसे ही रोम अराउंड कर रहे हैं। तो एस्ट्रॉइड और मीटेरोइड इन दोनों को पता नहीं है, खो गए हैं स्पेस के अंदर, इनको अर्थ ने अपनी तरफ बुला लिया है। तो अब क्या करेंगे, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे। जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे, वहाँ पे है एटमॉस्फेयर एयर, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन की वजह से हर एक चीज़ जलती है। जैसे आपने देखा होगा पत्थर को रगड़ने से गर्म हो जाता है। आप कोई भी चीज़ को कंटिन्यूसली थोड़ी देर के लिए रगड़ो, फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे गाड़ी का टायर भी जब चलता है तो आप देखोगे उस पर हाथ लगाओगे गर्म हो जाएगा, फ्रिक्शन, रोड के साथ फ्रिक्शन से वो गर्म हो गया है। हर चीज़ जो फ्रिक्शन से रगड़ती है तो वो ऊष्मा पैदा करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये मीटेरोइड और एस्ट्रॉइड बेचारे खो गए, आ गए अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर है। इसने बोला ऐसे कैसे मैं किसी एलियन को आने दूंगा, मैं पहले चेकअप करूंगा। तो चेकअप में इन्होंने क्या करा, एटमॉस्फेयर से जब इसको निकाला तो फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से ये बर्न आउट हो गया। ये बर्न आउट होके एकदम छोटा सा टुकड़ा बच गया, छोटी सी रॉक बच गई, जिसको हम बोलते हैं मीटेरोइड। तो जब ये बर्न होता है, जिसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार, उसको बोलते हैं मीटियोर, ठीक है। और उसके बाद जब ये ज़मीन पे गिर जाता है तो हम इसको बोलते हैं मीटियोराइट। आर वी क्लियर ऑन दैट? 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। मीटियोरॉइड जब वो स्पेस में है, मीटियोर जब वो बर्न हो रहा है, जब वो एटमॉस्फेयर से निकल रहा है, एंड मीटियोराइट कि अब वो गिर गया है, अब वो ज़मीन पे आ गया है, जिसको हमारे साइंटिस्ट, रिसर्चर वगैरह ढूंढ के निकालते हैं, फिर उसकी स्टडी करते हैं, उसका कॉम्पोजिशन देखते हैं, फिर देखते हैं कि अच्छा वंस अपॉन अ टाइम द सन वॉज इवोल्विंग लाइक दिस, इस तरह की चीज़ें थी, एंड व्हाट नॉट दे फाइंड अप फ्रॉम दीज मीटेरोइड्स। तो दिखने में भी बड़े फैसिनेटिंग होते हैं, ये डिफरेंट तरह के होते हैं। देन वी कम टू द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन क्या है। एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट तरह की गैसेज हैं। जनरल जो 3 मेजर गैसेज हैं उसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑर्गन आता है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, 78% नाइट्रोजन है। उसके बाद हमारा ऑक्सीजन है 21% एंड फिर हमारा ऑर्गन है। उसके बाद कुछ ट्रेस गैसेज भी आती है जो कम परसेंटेज में होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ओजोन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, हीलियम हो गई, नियोन हो गई। हर एक गैस का अपना एक रोल होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। नथिंग इज़ इन फ्री, हम फ्री में किसी को नहीं रहने देते, हम सबसे चार्जेस लेते हैं। नाइट्रोजन का अपना वर्क है, ऑक्सीजन का अपना वर्क है, आर्गन का अपना वर्क है। तो इन सब के बीच में 2 चीज़ें मिस हो गई हैं, वो है एक तो वाटर वेपर और एक है हमारा डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। वाटर वेपर क्या करता है, वाटर वेपर जैसे
इवोपरेशन हुआ है। आपने क्या करा कि एक पानी से भरा हुआ ग्लास था, आप सुबह जल्दीबाजी में इसको घर के बाहर धूप में छोड़ के चले गए, ठीक है। जब आप छोड़ के गए तो पूरा पानी से भरा हुआ था, लेकिन जब आप वापस आए तो आपने देखा कि इसमें बहुत थोड़ा सा पानी बचा है। द क्वेश्चन इज कि वो पानी कहाँ गया। क्या हुआ कि सनलाइट की वजह से ये पानी हीटअप हुआ। हीटअप हो गया, अभी मैं आपको बताऊंगी कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है। ये पानी हीटअप हुआ और इवोपरेशन हो गया, इवोपरेट हो गया। तो ये क्या हुआ, वाटर वेपर में उड़ के एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्स हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से जितनी भी बड़ी वाटर बॉडीज़ होती है हमारी, चाहे वो लेक हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो हमारा ओशियन हो, समुद्र हो, कुछ भी हो, वहाँ पे जब सोलर इंसुलेशन, जब सूर्य की किरणें गिरती है तो वो गर्म होती है। गर्म होके वो उसको इवोपरेट करती है, ठीक है, उसको ऊष्मा प्रदान करती है, जिसकी वजह से वो वाटर वेपर में बन के ऊपर की तरफ उठता है। ओके, अब ये वाटर वेपर क्या करता है, इसका भी बड़ा स्पेशल मैकेनिज्म है। आपको जनरली वाटर वेपर का परसेंटेज वहाँ ज़्यादा मिलेगा जहाँ पानी है। जैसे हम क्या करते हैं कि झील, शाम को सुबह हम लोग झील के आसपास घूमना जाना पसंद करते हैं कि मौसम बहुत अच्छा रहता है। पूरी सिटी में इतनी गर्मी रहती है, लेकिन झील के पास जाके इतना सुहाना सा लगता है। क्यों लग रहा है सुहाना, क्योंकि वहाँ पे पानी है। 2-3 चीज़ें होती है, एक तो इसकी हाई स्पेसिफिक हीट होती है जिसकी वजह से एक्सेसिवली वार्म नहीं होता है लैंड की वजह से, एंड दूसरा इवोपरेशन की वजह से वाटर मॉइस्चर रहता है, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर थोड़ा सुहाना सा लगता है। और दूसरी तरीके से होते हैं डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल जैसे कि पोल्यूशन से चले गए, मिट्टी उड़ी उससे चले गए, सैंड ड्यून्स उड़ रहे हैं उससे चले गए, कुछ बर्न अप हुआ उससे चले गए, ये जो मिट्योर बर्न हुआ इसके भी डस्ट पार्टिकल यहाँ पे रह गए। तो एटमॉस्फेयर के अंदर इस तरीके से काफ़ी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। आपने सुना भी होगा, बहुत सारी सिटीज़ में लगा भी होता है कि PM पार्टिकुलेट, PM 2.5 इतना परसेंटेज है, PM 10 इतना है। डस्ट कभी कभी बहुत उड़ती है, जैसे मम्मी झाड़ू भी लगाती है तो इतनी डस्ट उड़ जाती है। तो इसी तरीके से काफ़ी सारी डस्ट जो है वो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी रहती है। नाउ ये डस्ट क्या करती है, ये सनलाइट को स्कैटर कर देती है, बिखेर देती है इसको। इससे जो भी सनलाइट सोलर इंसोलेशन आके टकराएगी ये इसको बिखेर देती है। इट जस्ट लाइक तुम चले जाओ यहाँ से, मैंने तुमको बिखेर दिया, इस तरीके से ये बिखेर देती है, स्कैटरिंग हो जाती है। ये जो स्कैटरिंग है इसी की वजह से हमको आसमान के अंदर डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं। स्कैटरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। जैसे आप देखो इस तरीके आपको ये लाइंस दिखती हैं कभी कभी, ये स्कैटरिंग की वजह से आपको दिखती है। इन जनरल आपको ये नहीं दिखेगी, आपको ये दिखेगी जब आपको लगेगा कि बादल के बीच में कहीं छोटा सा सुराख है और उसमें से सनलाइट छन के आ रही है, तो हमको लगता है छन के आ रही है, या फिर इस तरीके से जैसे बादल में से निकल रही है, तो ये स्कैटरिंग की वजह से होता है। या फिर ये स्कैटरिंग आपको विंडो में भी कभी कभी दिखाई देती है। आप ध्यान से देखोगे, जैसे अगर चारों तरफ अंधेरा है, ठीक है, तो यहाँ से जो लाइट छन के आती है वो एकदम ऐसे स्कैटरिंग डिफरेंट लाइट्स के अंदर दिखाई देती है। दिस इज़ अ फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग। इसी स्कैटरिंग की वजह से हमको जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। होता क्या है, देखो अगर आप स्पेस में चले जाओगे, अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर चले जाओगे, अगर आप एस्ट्रोनॉट बन गए तो आपको ऊपर स्पेस सारा ब्लैक दिखाई देगा, कोई कलर नहीं है, कोई तापमान नहीं है, इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड दो, कोई कलर नहीं है, सब इट्स वेरी ब्लैक, इट्स लाइक वेरी बोरिंग। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यू गेट टू सी द स्टार्स लाइक एनीथिंग। ओके, हमको क्या होता है कि बहुत सारे स्टार्स जो है ना वो दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि लाइट पोल्यूशन की वजह से, और स्टार की जो लाइट होती है वो बहुत डिम होती है क्योंकि बहुत लाइट्स बिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड जिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे हैं हमसे, इतने दूर हैं हमसे कि वहाँ पे जो फिनोमिना हो रहा है उसका पता हमको बहुत करोड़ों अरबों साल बाद लगता है, तो हमको पता ही नहीं चलता है। एनीहू, अभी हम पढ़ रहे हैं कि स्कैटरिंग कैसे होती है। तो एस्ट्रोनॉट्स को तो ब्लैक दिखाई देता है, उनको कुछ नहीं दिखाई देता। अब सन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो सन भेज रहा है उसके अंदर एक विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है। इस विजिबल लाइट के अंदर हम बोलते हैं कि ये विबग्योर है, जिसके अंदर हमारा वॉयलेट, ब्लू, रेड, ये सारे कलर्स होते हैं, ग्रीन, ऑरेंज। इसके अंदर क्या होता है, जब ये सनलाइट एटमॉस्फेयर के अंदर जब एंटर करती है, ध्यान से सुनो क्यों दिखाई देता है, जब ये लाइट एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है तो जो ब्लू लाइट है ना वो सबसे पहले स्कैटर हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है ब्लू लाइट की। मतलब जैसे ही एटमॉस्फेयर में पहुंची इसकी स्कैटरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और जितनी भी ब्लू लाइट है ये सारी स्कैटर हो जाती है। आप देखो कि लास्ट तक जो लाइट आ रही है आपको वो ब्लू नहीं दिखाई देगी क्योंकि स्कैटर हो गई, और इसी स्कैटरिंग की वजह से हमको जो आसमान है वो ब्लू दिखाई देता है क्योंकि स्कैटरिंग जब रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे गिरता है देन वी सी द कलर ऑफ द स्काई, सो दैट इज़ द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। नाउ कभी कभी आप देखोगे कि जब दोपहर होता है ना तो आपको आसमान वाइट दिखाई देता है, ब्लू नहीं दिखाई देता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव हीटिंग ऑफ द हाइड्रोजन ऑल्सो, सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर फिनोमिना।
अब क्या होता है कि ये धीरे धीरे नीचे जाएगा, तो पहले ब्लू चला गया, अब बारी आती है ग्रीन की। ग्रीन क्या करेगा, जैसे ही थोड़ा और नीचे आएगा आसमान में, ग्रीन और येलो ये दोनों भी धीरे धीरे स्कैटर होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी वजह से हमको ऑरेंजिश कलर दिखाई देता है, ऑरेंज कलर बनता है यहाँ पे। उसके बाद बचती है हमारी रेड लाइट। तो रेड लाइट जो है वो सबसे लास्ट में एंड तक जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो सनसेट एंड सनराइज की वजह की टाइम पे जो हमको रेड ह्यू दिखाई देता है, जो ऑरेंजिश ह्यू दिखाई देता है, वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ब्लू लाइट तो स्कैटर हो गई, ब्लू लाइट से आसमान ने कलर छीन लिया, अब कुछ नहीं बचा, अब बचा है रेड ऑरेंज। तो वो जब नीचे की तरफ आती है, वो जब स्कैटर होती है, तब हमको होराइजन पे मतलब आपकी आंखों के बिल्कुल सामने इस तरीके से होराइजन पे आपको ये रेड कलर या ऑरेंजिश ह्यू दिखाई देता है। उसी वजह हमको लगता है कि बादलों में आग लग गई है या आसमान में पिकासो ने आके पेंट कर दिया है। लेकिन अगर आप ऊपर देखोगे तो हमको ब्लू कलर स्कैटरिंग दिखाई देता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखो, ये ब्लू कलर स्कैटर हो गया विद इन दी एटमॉस्फेयर, गया ही नहीं, नीचे तक पहुंच ही नहीं पाया ये। और ऊपर जो मतलब थोड़ा बहुत पहुंचता है, ऐसा नहीं 100% स्कैटरिंग हो गई, थोड़ा बहुत पहुंचता है, लेकिन नीचे जब आप होराइजन पे देखोगे तो हमको रेड कलर दिखाई देता है। आर यू गेटिंग दिस? इसीलिए हमको सनसेट एंड सनराइज की टाइम पे वो रेड कलर का स्कैटरिंग होता है बिल्कुल होराइजन के ऊपर, तो हमको वो रेड एंड ब्लू दिखाई देता है, रेड एंड ऑरेंजिश दिखाई देता है। ठीक है, बट नाउ वाई डू द क्लाउड्स लुक वाइट? ऐसा क्या मैकेनिज्म हो गया कि जो क्लाउड्स है वो हमको वाइट दिखाई देते हैं? How about I give you an option कि you tell me why the clouds are, don't Google it, no cheating allowed, whatever you have understood by now, जो भी आपको समझ में आया है उससे अगर आपके पास आंसर है कि क्लाउड्स वाइट क्यों होते हैं तो राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर नहीं then you will have to wait a little bit for the part 2 which we are coming up soon, very soon, and उसके पीछे जो भी questions बचे हुए हैं हमारा the complete understanding of the sky we will do it in the part 2. yes, I want to keep you a little bit waiting. ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो, पार्ट नंबर 2 के अंदर you will know everything about the sky which is needed. For now this is it. I hope you like this video. I hope now when you look at the sky you can tell कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है, किस तरीके फिनोमिनाज यहाँ पे हो रहे हैं. So this is it. जय हिंद.